Hello students, this is class 8 and we are doing civics. civics हम कर रहे हैं और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है जुडिशरी सिस्टम. In the last videos we have studied about the role of judiciary in the Indian or in the system of any country. Today we are doing the first point of the judiciary, means the part of the judiciary. The first part यानी जुडिशरी जो है वो कोर्ट के थ्रू ही अपना रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है. तो जो कोर्ट है वो कौन कौन से टाइप के कोर्ट्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर समझाऊंगी मैं. तो जो फर्स्ट कोर्ट है हमारा वो है सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट जो कोर्ट है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये हाईएस्ट कोर्ट है. हमारा जो इंडियन जो जुडिशरी सिस्टम है उसका हाईएस्ट कोर्ट, हाईएस्ट जो सिस्टम है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है. एंड बिल्कुल जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है. एंड सुप्रीम कोर्ट इसमें जितने भी ऑर्गन्स है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इन सब में जो हायर मोस्ट जो पोस्ट है उस पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट हो गया. एंड दिस इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाला, उस पर जजिशियल रिव्यू देने वाला. कि अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम रीड करने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम जज करने वाला है ये सुप्रीम कोर्ट. अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे जो भी आज का जो टाइम है अगर उसके साथ मैच नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आज के टाइम के साथ मैच नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि उसमें जो भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं या जो भी कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं उसकी एडवाइस किसको देता है? पार्लियामेंट को देता है. और फिर पार्लियामेंट उसके बाद उसमें चेंजेस कर देती है. कस्टोडियन इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टडी भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन की और उसे चेंज भी कर सकता है और उसको अपडेट बनाए रखता है. कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे भी बहुत पुराना है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कई बार चेंज हो जाती हैं और हमारे जो पुराने रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो उसमें सेट नहीं हो पाते. तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना. अब बात करते हैं कस्टडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. हर पर्सन को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. आपने क्लास 7th में पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में. तो हर पर्सन को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उन फंडामेंटल राइट्स की कस्टडी करना, ये किसके हाथ में है? ये किसका वर्क है, किसकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की. क्योंकि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है और अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिलता या फिर उसको ऐसा नहीं बताया जाता कि ये गलत है, तो फिर क्या होगा? इससे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? फिर तो वायलेट हो जाएंगे, यानी फिर कोई भी उनको इजीली नहीं मानेगा. तो ये है हमारा कस्टडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स का कस्टडी भी करता है. यानी कि अगर कोई भी पर्सन उसके कोई से भी फंडामेंटल राइट, यानी चाहे तो वो फ्रीडम हो, चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो रिलीजियस अथॉरिटी हो, उसके पास जो रिलीजियस अथॉरिटी है वो हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो, चाहे वो कल्चरल राइट्स हों, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हों, इन सभी राइट्स में से या तो किसी पर्सन को मान लीजिए उसकी फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है, यानी कि उसको कोई भी कार्य है उसको रहने के लिए कोई भी परेशान कर रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है जो कि उसके राइट्स को फुलफिल नहीं होने दे रही है, या फिर इक्वालिटी की एज एन इक्वालिटी कोई प्रॉब्लम आ रही हो,
या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो उसका, अगर उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो या रिलीजियस अथॉरिटी में प्रॉब्लम आ रही हो, यानी कि उसको रिलीजन चेंज करना है या उसको किसी और रिलीजन में रहना है या अपने रिलीजन में उसे नहीं रहने दिया जा रहा हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का उसे राइट ना मिल रहा हो, या फिर उसे अपने कल्चर को फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, या उसे एजुकेशन का जो राइट है वो नहीं लिया देने जा रहा। यानी कि अगर इन 6 राइट्स में से, ये जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स किसी भी पर्सन को गिवन है, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया को ये 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन है, अगर इनमें से कोई भी सिटीजन इस चीज़ से परेशान है कि उसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए ये कौन बैठा है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर इसका केस कर सकते हैं और इजीली आपको उसके लिए जस्टिस मिल सकता है। तो उसके लिए अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि हमें फंडामेंटल राइट्स में ही हमें कुछ अमेंडमेंट करवाना है, तो वो भी कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें 1 तो चीफ जस्टिस होता है और 25 अदर जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस और 25 अदर जजेस। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, कि जो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको अपॉइंट कौन करता है। देखिए, मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था, प्रेसिडेंट में हमने क्या पढ़ा था कि प्रेसिडेंट, बहुत सारे प्रेसिडेंट की हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ी थी। उस एग्जीक्यूटिव पावर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था अपॉइंटमेंट्स, कि बहुत सारी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, और उनमें से एक अपॉइंटमेंट किसकी होती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस और अदर जजेस की। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जितने भी जजेस होते हैं, इन जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी प्रेसिडेंट इन जजेस का क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है, और इन जजेस का अपॉइंटमेंट वो किसकी एडवाइस पर करता है, पीएम की एडवाइस पर करता है। पीएम की एडवाइस पर प्रेसिडेंट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, अदर जजेस का भी और चीफ जस्टिस का भी क्या करता है। लेकिन इसकी एडवाइस किसकी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की। वैसे भी पीएम जो है वही सारा वर्क करता है और प्रेसिडेंट को उसकी जो एडवाइस है उसको मानना होता है। तो ये है अपॉइंटमेंट। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि कोई भी जो पर्सन है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि उसे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सके। यानी ऐसी, जैसे हमने प्रेसिडेंट की भी क्वालिफिकेशन पढ़ी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन तो होना ही चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। ऐसी क्या क्या क्वालिफिकेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज में होनी चाहिए। तो जो क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले तो ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज एलिजिबल होने के लिए हाई कोर्ट में कम से कम 10 इयर्स तक एडवोकेट रह चुका हो या फिर जज रह चुका हो, या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में। देखिए क्वालिफिकेशन इसकी क्या क्या है। क्वालिफिकेशन के लिए फर्स्ट तो है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो। क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ हाई कोर्ट के अंदर, भाई अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ जाएगा, जैसे उसको कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए, उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन तो हो। हाई कोर्ट के अंदर वो कम से कम 10 इयर्स, मिनिमम 10 इयर्स क्या रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो। सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा तो कम से कम 10 साल उसने एडवोकेसी की हो, यानी 10 साल वकालत की हो, वो भी कहाँ पे, हाई कोर्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में नहीं। तो 10 साल अगर उसने कम से कम एडवोकेसी की है हाई कोर्ट के अंदर, तो वो क्या बन सकता है, तो वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए। या फिर कम से कम 5 इयर्स हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, कम से कम 5 इयर्स तक, यानी या तो 10 साल उसने एडवोकेसी की हो, या फिर कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का जज रह चुका हो। इस क्वालिफिकेशन के थ्रू ही इसको क्या किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। एक थर्ड कैटेगरी और है, थर्ड एक क्वालिफिकेशन और है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, प्रेसिडेंट की नज़र में
अगर प्रेसिडेंट के व्यू में या प्रेसिडेंट की नज़र में, उसके ओपिनियन में वो कानून का ज्ञाता हो, यानी कि उसको परफेक्ट नॉलेज हो, परफेक्ट नॉलेज हो उसको लॉ की, यानी कि अगर किसी भी पर्सन को बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है लॉ की, तो अगर वो 5 ईयर तक चाहे जज भी ना रहा हो या एडवोकेसी भी ना की हो, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है। तो अगर प्रेसिडेंट के व्यू में परफेक्शन है उसके लॉ में, यानी कि कानून का ज्ञाता है, नॉलेज है उसको फुल कि क्या होता है लॉ, किस तरीके से इसको अपॉइंट किया गया है, सब कुछ अगर हो, यानी कि ये प्रेसिडेंट के व्यू में, तो क्या देखें इसमें हम बात करते हैं किसके व्यू की, पीएम के व्यू की, यानी कि पीएम की नज़र में वो क्या हो, कानून का सर्वे सर्वा ज्ञाता हो, यानी सारे की सारी उसको नॉलेज आती हो। तो ये होता है क्वालिफिकेशन, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, टर्म ऑफ ऑफिसेस की। क्वालिफिकेशन हो गई हमारे पास कि 5 ईयर, तो कम से कम क्या हो उसके पास 5 ईयर, या तो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या 10 ईयर हो क्या कर चुका हो, एडवोकेसी कर चुका हो हाई कोर्ट में, या फिर पीएम या प्रेसिडेंट की नज़र में कानून का सर्वे सर्वा ज्ञाता होना चाहिए, यानी परफेक्ट नॉलेज ही इज हैविंग टू बी अ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। अदर जजेस को भी प्रेसिडेंट की सलाह पर ही अपॉइंट कर लिया जाता है। नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिसेस। टर्म ऑफ ऑफिसेस जो है ये क्या होता है, इसका कोई भी फिक्स जो नहीं है, टाइम पीरियड नॉट वेरी फिक्स्ड नहीं है, बस क्या होना चाहिए कि 65 ईयर की एज, 65 ईयर की एज लास्ट है, यानी कि जब किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो एज है वो कितनी हो जाए, 65 ईयर हो जाए, तो उसका रिटायरमेंट हो जाता है, यानी कि यहीं तक उसका सिर्फ रिटायरमेंट होता है, या फिर तब तक जब तक उसको हटा ना दिया जाए, या फिर उसके रेजिग्नेशन तक। टर्म ऑफ ऑफिस या तो 65 ईयर एज हो जाए उसकी पहले, या फिर उसके पर इम्पीचमेंट वगैरह लग जाए। अब उसको हटा कैसे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको हटा कैसे सकते हैं, यानी कि उसके रिमूवल का जो प्रोसेस है वो क्या है। रिमूवल का प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि भाई 65 ईयर एज हो गई, 65 से अबव एज हो गई, तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, रिमूवल हो जाएगा, रिटायरमेंट ले लेगा, ठीक है। और अगर उसके ऊपर कोई भी मिसबिहेव, कोई भी धोखाधड़ी, स्कैम, कोई भी ऐसा उसके ऊपर इलीगल ऑफेंस लगाया जाता है, कोई भी ऐसा इलीगल ऑफेंस लगता है, तो इस इलीगल ऑफेंस के वजह से इस पर क्या पास किया जा सकता है, इम्पीचमेंट पास किया जा सकता है। जब भी ऐसा लगे तो इम्पीचमेंट पास हो सकता है, जैसे प्रेसिडेंट के लिए पास होता है। तो जब ये इम्पीचमेंट पास होता है, तो इम्पीचमेंट पास करने के लिए पार्लियामेंट, इम्पीचमेंट को पास करने के लिए पार्लियामेंट जो होता है उसके दोनों हाउसेज में, उसके दोनों हाउसेज में अगर 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है, उसके दोनों हाउसेज में अगर 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है, तो पार्लियामेंट के 2/3 मेजॉरिटी से उसको अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। या फिर यानी कि अगर उसमें कोई लीगल ऑफेंस लग गया तो इम्पीचमेंट के थ्रू हम उसको हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट का मतलब होता है पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेज हैं उनमें 2/3 मेजॉरिटी से उसको रिजाइन करने पर मजबूर किया जा सकता है। एक उसका होता है इनकैपेसिटी, अगर उसके अंदर आ गई है, यानी कि अब वो अभी एज नहीं हुई है लेकिन अब वो काम नहीं कर सकता, काम करने के लिए उसके अंदर
जो कैपेसिटी है वो नहीं बची, अगर वो खुद से इस चीज़ को प्रूव करता है या खुद से इस चीज़ को कहता है, यानी कि भाई ये वॉलेंट्री अपने आप रिटायर होना चाहता है, तो इस कंडीशन में भी उसे अपनी पोस्ट से रिज़ाइन वो कर सकता है। तो ये है उसका रिमूवल कैसे होता है, यानी कि टर्म और ऑफिसेस जो हैं उसके टर्म ऑफ ऑफिसेस वो क्या हैं। ये हो गया हमारा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमने क्वालिफिकेशन पढ़ ली, अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, इसके कुछ जो भी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसका आता है हमारे पास ज्यूरिडिक्शन एरिया। ज्यूरिडिक्शन एरिया क्या होता है? देखिए ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिडिक्शन का मतलब है स्कोप ऑफ अथॉरिटी, यानी कि स्कोप से मतलब कि कहाँ कहाँ तक उसकी रीच, यानी कि उसकी पहुँच कहाँ कहाँ तक है, उसके पास कौन कौन से एरियाज हैं जिन पर वो अपना जजमेंट दे सकता है। यहाँ पर ज्यूरिडिक्शन से क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, ऐसे कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के एरियाज हैं जिन पर वो अपना ज्यूरिडिक्शन या जिन पर वो अपना जजमेंट दे सकता है। तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, वो हमें जितना भी उसका एरिया या जितना भी उसका पूरा पहुँच है, पूरा साइकिल है, जो भी उसका क्राइटेरिया है, वो पूरा का पूरा उसका क्या कहलाएगा? ज्यूरिडिक्शन एरिया कहलाएगा। हर कोर्ट का, ईच कोर्ट हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन एरिया। हर कोर्ट का अपना अलग ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है। हर कोर्ट के पास अपना अलग ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की या सेशनल कोर्ट की, तो उसका जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है वो सिर्फ कितना है? अपने डिस्ट्रिक्ट तक उसका ज्यूरिडिक्शन एरिया सिर्फ फैला है। लेकिन अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है वो कहाँ कहाँ तक के केस रह सकता है? सिर्फ अपने स्टेट तक के, यानी डिस्ट्रिक्ट के भी और स्टेट के भी। अगर आप बात करें वही सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन एरिया की, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन एरिया की बात करें तो पूरी कंट्री के जितने भी केसेस हैं वो सभी केसेस कहाँ लिए जा सकते हैं? इसके ज्यूरिडिक्शन एरिया में लिए जा सकते हैं। जो जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के तो लिए ही जा सकते हैं, बल्कि अगर ये चाहे तो किसी भी केस में अगर ज़रूरत लगती है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में सभी केसेस को इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है इसका ज्यूरिडिक्शन एरिया। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 स्टेट्स हैं, 2 स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो गया है, स्टेट वर्सेस स्टेट अगर हो गया है, तो 2 स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया है, तो वो सारा जो एरिया आएगा, यानी वो जो केस आएगा वो किसके पास आएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। SC यानी सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। 2 स्टेट हो गया, ये किसी स्टेट का सेंटर से डिस्प्यूट हो गया है, किसी भी स्टेट का सेंटर से अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो वो भी केस किसके पास आना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए। वो भी इसके ज्यूरिडिक्शन एरिया में आता है सुप्रीम, यानी जहाँ पर स्टेट के हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपना जजमेंट नहीं दे सकते, वहाँ पर जजमेंट किसको देना होगा? सुप्रीम कोर्ट को देना होगा, और ये उसके ज्यूरिडिक्शन एरिया में आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ज्यूरिडिक्शन एरिया हमारा हो गया है, क्वालिफिकेशन हमारा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे जो कौन कौन से जो ज्यूरिडिक्शन एरियाज हैं उनको इंजॉय कर रही है या फिर उनको प्ले कर रही है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की।
फर्स्ट जो इसका एरिया है वो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एरिया। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एरिया क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एरिया वो जहां पर डायरेक्टली जो केसेस हैं वो ये एक्सेप्ट करता है, डायरेक्टली केसेस एक्सेप्ट किए जाते हैं, यानी जहां पर केसेस हो रहे हैं, वेयर द केसेस ओरिजिनेट, तो वहां पर ये अपना जजमेंट दे सकता है जहां पर केस क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वो ज्यूरिसडिक्शन एरिया में आता है तो ये उसके एरिया में आ जाएगा। नेक्स्ट है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एरिया। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एरिया जो है इसका मीन क्या होता है? जहां पर एक अपील की जाती है जो कि पहले, यानी कि किसी पर्सन के द्वारा, अपीलेट मतलब जहां पर कोई अपील की गई है, क्या की गई है? अपील की गई है बाय एनी लोअर कोर्ट। यानी कि कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको हम लोअर कोर्ट्स में, यानी कि इससे लोअर कौन कौन से हो गए भाई? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन कोर्ट्स में कोई भी अगर केस को हार जाता है, उसको क्या कर देता है? हार जाता है, डिफीट हो जाता है, लूज कर देता है केस को, तो क्या करता है वो पर्सन उस केस को, यानी हाई कोर्ट से अगर कोई भी पर्सन केस हार जाता है, हाई कोर्ट से कोई भी पर्सन केस को हार जाता है, व्हेन ही लूज द केस देन ही गो टू ओनली सुप्रीम कोर्ट, तो वो फिर कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। और सुप्रीम कोर्ट तभी उसको करती है, केस को लेती है जब हाई कोर्ट उसे ये अलाउ कर देता है कि हाँ इस केस में कोई बात है जिसे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आगे। वैसे भी ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? एडवाइजरी मतलब जिसमें सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? एडवाइस देना भी होता है। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हो गया? जब ये कोई एडवाइस देती है, किससे रिलेटेड? कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। जब सुप्रीम कोर्ट कोई एडवाइस देता है, व्हेन सुप्रीम कोर्ट एडवाइसेस सम व्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ एडवाइसेस देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि आपको मैंने बताया था इसका काम कि जजुडिशियल रिव्यू देता है सुप्रीम कोर्ट। क्या करता है? जजुडिशियल रिव्यू देता है, और वो जजुडिशियल रिव्यू जब ये देता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, ये सारे की सारी जो एडवाइजेज हैं, अमेंडमेंट करना है, या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर और कोई चेंज करना हो तो ये एडवाइस ये किसको दे देता है? पार्लियामेंट को दे देता है। और पार्लियामेंट जब इस एडवाइस को लेती है तो फिर वो इस पर विचार करती है, अगर उसे ज़रूरत लगती है तो वो उसमें चेंजेस कर देती है। तो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट, इसके एरियाज, इसके ज्यूरिसडिक्शन एरियाज ये कंप्लीट हो गए हमारे एडवाइजरी, अपीलिएट एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एरिया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हाई कोर्ट, एंड वी विल स्टडी दिस ऑन टुमारो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।